हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रिंस स्वागत करता हूँ आप सबका एक बार फिर से यूरेका एकेडमी के लाइव प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है सीयूटी के बारे में। सीयूटी के अंदर कॉमर्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में। चलिए, अगर सीयूईटी की बात करता हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें बेसिकली अगर कॉमर्स की बात की जाए तो कॉमर्स से पूछे जाते हैं 3 टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं जनरली, और अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और आपकी इकोनॉमिक्स। आज की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है सिलेबस किस चीज़ का, बिजनेस स्टडीज़ का। बिजनेस स्टडीज़ के बारे में बात करेंगे आज की क्लास में कि बिजनेस स्टडीज़ होती क्या है। देखिए, अगर मैं बिजनेस स्टडीज़ की बात करता हूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट बिजनेस स्टडीज़ ऐसे सब्जेक्ट, अगर मैं बिजनेस स्टडीज़ के बारे में बात करता हूँ, सो कॉमर्स, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, कॉमर्स इज़ ऑल अबाउट बिजनेस। कॉमर्स बिजनेस के बारे में ही बात करता है और बिजनेस से ही रिलेट करता है। तो बिजनेस स्टडीज़ के अंदर हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, स्टडी करना। किस चीज़ की स्टडी करना? बिजनेस की स्टडी करना, उसे कहा जाता है बिजनेस स्टडीज़। अगर मैं बिजनेस की बात करता हूं तो बिजनेस के अंदर जनरली सबसे पहले अगर बात की जाए तो बिजनेस के अंदर 2 तरह की, या फिर जनरली हम 2 तरह की एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। एक हमारे पास होती है बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एक हमारे पास होती है बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और एक हमारे पास होती है बेटा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और एक हमारे पास होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। राइट। अगर मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जिसके करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न होता है, डैट इज़ टू अर्न प्रॉफिट, पैसा कमाना। अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस का मेन एम क्या है? बिजनेस का मेन एम होता है प्रॉफिट अर्न करना, पैसा कमाना ही बिजनेस का एक मेन एम और मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करता हूं तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर जो बेसिक एम रहता है बिजनेस, जो बेसिक एम रहता है एक पर्सन का, वो रहता है टू गेट मॉरल सेटिस्फेक्शन, मॉरल सेटिस्फेक्शन गेन करना। राइट। तो मॉरल सेटिस्फेक्शन इज द मेन एम ऑफ द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अगर जनरली मैं बिजनेस की बात करता हूं तो बिजनेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ की जाती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सिर्फ और सिर्फ की जाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब बिजनेस की अगर मैं बात करता हूं तो बिजनेस के अंदर हम लोग बात करते हैं वेरियस टाइप और वेरियस फॉर्म्स, जिन फॉर्म्स के अंदर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करने की कोशिश करते हैं, जिसको 11th क्लास में हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। राइट। जनरली अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करता हूं, या फिर मेन जो ऑब्जेक्टिव एक बिजनेस का होता है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या है? मार्केट के अंदर सर्वाइव करना। द मेन एम और द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू सर्वाइव इन द मार्केट, मार्केट के अंदर सर्वाइव करना। अगर एक बिजनेस मार्केट में सर्वाइव करता है, सर्वाइव करने के बाद वो सोचता है कहीं ना कहीं प्रॉफिट अर्न करने की। और लास्ट बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? दैट इज एक्सपेंशन, यानी कि एक्सपेंशनरी, एक्सपेंशन करना। अगर सीयूटी लेवल की एग्जाम की बात की जाती है तो सीयूटी लेवल के एग्जाम के अंदर जनरली अगर बात की जाएगी तो इकोनॉमिक्स के अंदर अगर सॉरी बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर बात की जाएगी, या फिर बिजनेस स्टडीज़ की अगर आप लोगों के साथ बात की जाएगी, तो बिजनेस स्टडीज़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स जो पूछी जाएगी वो पूछी जाएगी बेटा आपकी क्लास 11th और 12th क्लास की, क्लास 11th और 12th क्लास की, क्लास 11th और क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़। और क्लास 11th और 12th की बिजनेस स्टडीज़ ही आप लोगों ने डिटेल में करनी है,
और यही चीज़ें हम लोग आप लोगों को यहाँ पे करवाएंगे। बिजनेस स्टडीज़ में आप लोगों को पूरा का पूरा कवर करवाऊंगा। बिजनेस स्टडीज़ 11वीं क्लास में बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे। अगर आप लोगों ने पढ़ा भी है, नहीं भी पढ़ा है, तो उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ पर इस क्लास के अंदर, यानी कि जो आने वाली जो हमारे कोर्सेज रहेंगे, और उन क्लासेस के अंदर जब मैं बिजनेस स्टडी स्टार्ट करूँगा तो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँगा, एक प्रो लेवल तक बिजनेस स्टडीज़ में स्टार्ट करूँगा, और उसको लेके जाऊँगा बेटा एक एडवांस लेवल तक, एडवांस लेवल तक। तो यानी कि बेसिक से एडवांस लेवल की स्टडी हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज़ के अंदर करनी है। और सिर्फ यहीं पर ही नहीं रुकूंगा, एक लेवल ऊपर लेके जाऊंगा आपको, एक लेवल ऊपर लेके जाऊंगा, +1 लेवल करूंगा। इस +1 लेवल का मतलब क्या है कि थोड़ा बहुत टॉपिक जो आप लोग ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, वो भी थोड़ा सा आप लोगों के साथ यहाँ पे कवर किया जाएगा। क्यों कवर किया जाएगा, इसके पीछे रीज़न है। क्योंकि बिजनेस को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए ग्रेजुएशन के अंदर भी जब आप लोग पढ़ते हैं तो बेसिक ही बिजनेस स्टडीज़ की बात वहाँ पर की जाती है, बिजनेस थ्योरीज की बात की जाती है, लेकिन थोड़े से लेवल तक पढ़ेंगे ताकि आप लोगों के बेस के साथ साथ एक लेवल ऊपर की तैयारी हो सके। जब आप 1 लेवल ऊपर तैयारी करेंगे और उसके साथ में हम लोग आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को दिए जाएंगे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। जब आप लोगों के साथ क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा तो उससे आप लोगों को एक फ़ायदा मिलेगा। क्या फ़ायदा मिलेगा, आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर पाएंगे। यू विल बी इन अ पोजिशन टू इवेल्युएट योर परफॉर्मेंस, कि आप लोग कितने बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करवाई जाएगी 11वीं क्लास की, 12वीं क्लास की जो बिजनेस स्टडीज़ है, 11th 12th की बिजनेस स्टडीज़, यानी कि जो बेसिकली आपका सिलेबस मेंशन है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी की सारी स्टडी आप लोगों की यहाँ पर करवाई जाएगी, ताकि आप लोग CUT के एग्ज़ाम को क्या कर सकें, बेसिक लेवल से क्रैक कर सकें, और जिस भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेंट्रल लेवल की आप एडमिशन लेना चाहते हैं आप लोग एडमिशन्स ले सकें। ठीक है, तो आइए लेट अस स्टार्ट विद द सिलेबस के साथ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, अगर मैं क्लास 11th की बात करता हूं तो क्लास 11th का जो सिलेबस है बिजनेस स्टडीज़ का वो क्या है, आइए सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं क्लास 11th के सिलेबस की बात करता हूं तो सबसे पहला जो टॉपिक इसके अंदर रहेगा बेटा वो है नेचर, एंड द फर्स्ट टॉपिक विल बी नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, राइट, कि बिजनेस का बेसिक नेचर क्या होता है और बिजनेस को करने के पीछे का मेन पर्पस क्या है। पर्पस का मतलब अगर मैं आप लोगों को समझाने की बात करता हूं तो पर्पस का बेसिक मतलब होता है रीजन। तो अगर मैं रीजन की बात करूं तो बेसिक रीजन फॉर डूइंग बिजनेस इज व्हाट, इज जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, तो बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोगों ने स्टार्ट करना है, इसको बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो पहला टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ना है वो पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, दैट विल बी नेचर एंड बिजनेस, दैट विल बी नेचर एंड द पर्पस ऑफ द बिजनेस, दैट विल बी नेचर एंड द पर्पस ऑफ बिजनेस, राइट। अगर नेचर और एंड पर्पस ऑफ बिजनेस की बात करूं तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर मैं नेचर एंड पर्पस की बात करता हूं तो नेचर एंड पर्पस के अंदर सबसे पहले बात की जाएगी किसकी, हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इन इंडिया। सबसे पहले हमने पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। जो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर डिस्कस किया जाएगा दैट विल बी हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, राइट। उसके बाद बात करेंगे इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, उसके बाद इसके अंदर पढ़ा जाएगा इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, यानी कि बैंकिंग सिस्टम का इवैल्यूएशन किस तरह से हुआ, दैट हाउ बेसिकली
द बैंकिंग सिस्टम इवॉल्व इन इंडिया, बैंकिंग सिस्टम इंडिया में किस तरह से इवॉल्व हुआ। देन थर्ड टॉपिक अगर मैं बात करता हूं, इसके अंदर जो पढ़ा जाएगा, राइट, फाउंडेशन बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ा जाएगा जी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मुर्शिद। इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम, इसके बाद उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग, राइट, बिजनेस। The next topic that we are going to discuss will be business, meaning and its characteristics. Meaning and its characteristics. बिजनेस का मतलब और बिजनेस की विशेषता, बिजनेस का मतलब और बिजनेस की विशेषता, कि बिजनेस का मतलब बेसिक सेंस में होता क्या है और बिजनेस की क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है और इसकी विशेषता क्या होती है। इसके बाद हम लोगों ने समझना है, द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस विल बी व्हाट विल बी द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है, दैट विल बी दैट व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस, प्रोफेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट। देखिए, अगर मैं इसको जनरली बोला जाता है एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, तो बिजनेस करने के पीछे बिजनेस जनरली तीन ही तरीके से किया जा सकता है, राइट, या फिर एक पर्सन तीन तरह से ही सेवाएं जनरली दे सकता है समाज के अंदर, या तो वो बिजनेस के फॉर्म में देगा, या तो वो एक प्रोफेशन के फॉर्म में देगा, या तो वो एक एम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में देगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट रिस्क एंड रिवॉर्ड। यहां पर बात ही किसकी होती है, रिस्क और रिवॉर्ड की बात होती है। अगर मैं जैसे बिजनेस की बात करता हूं, तो बिजनेस करने के पीछे, यानी कि जो आप रिस्क ले रहे हैं बिजनेस को करने का, इसके पीछे जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा उसको बोला जाएगा प्रॉफिट, उसको बोला जाएगा प्रॉफिट। सो हम ये कह सकते हैं, प्रॉफिट इज बेसिकली द रिवॉर्ड दैट अ बिजनेस गेट्स फॉर द रिस्क ही बेसिकली टेक्स। यानी कि जो रिस्क एक बिजनेस के द्वारा लिया जाता है, उसके बदले में मिलने वाला रिवॉर्ड जो है वो बिजनेस को कहलाता है क्या, प्रॉफिट। प्रोफेशन की बात करता हूं, तो प्रोफेशन के बदले, यानी कि अगर कोई प्रोफेशनल सर्विसेज कोई पर्सन देता है, राइट, तो उसके बदले में उसे क्या मिलता है, प्रोफेशन के बदले में उसको मिलती है बेटा क्या, फीस। प्रोफेशन के बदले में, या प्रोफेशनल बेसिकली अगर बात की जाए तो प्रोफेशन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपकी सर्विसेज को। किसको रिप्रेजेंट करता है, आपकी सर्विसेज को। और सर्विसेज के बदले में आपको क्या मिलती है बेटा, फीस, जिसको बोला जाता है प्रोफेशनल फीस, जिसको बोला जाता है बच्चे क्या, प्रोफेशनल फीस, प्रोफेशनल फीस। तीसरा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के बदले, जब आप एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है और कब किस टर्म्स को एम्प्लॉयमेंट के तौर पर कंसिडर किया जाएगा, तो एम्प्लॉयमेंट कंसिडर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे पहली बात, किसी भी पर्सन को एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में डालना है तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दैट देयर शुड बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। सबसे पहली बात जो है वहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए, देयर शुड बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, सबसे पहली बात। जैसे कि हम लोग जनरली इनकम टैक्स एक टॉपिक पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में, जब आप लोग भी ग्रेजुएशन में जाएंगे तो वहां पर पढ़ेंगे इनकम टैक्स, तो समझिएगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा तो एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर क्या देगा, व्हाट एम्प्लॉयर विल गिव टू द एम्प्लॉय, उसके बदले में ये क्या करेगा, उसके पास अपनी सेवाएं देगा, काम करेगा, उसके पास अपनी सेवाएं देगा, तो उस सेवाओं के बदले में उसे क्या मिलने वाला है, सैलरी। अगर मैं रिस्क की बात करता हूं बिजनेस के अंदर, तो सबसे ज़्यादा रिस्क अगर कहीं पर है तो बेटा वो बिजनेस के अंदर है, क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट टेकिंग द रिस्क
और उसके बदले में जो रिवॉर्ड होगा, रिस्क और रिवॉर्ड की बात की जाए तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखा जाता है? सबसे ज़्यादा देखा जाता है बेटा बिजनेस के अंदर। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ एम्प्लॉयमेंट की, सबसे लीस्ट लेवल पर अगर कहीं पर रिस्क देखा जाए तो वो हमारा है एम्प्लॉयमेंट के अंदर। एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई भी रिस्क एसोसिएटेड नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा रिस्क देखा जाए तो बिजनेस के अंदर, उसके बाद प्रोफेशन, और लास्ट में लीस्ट रिस्क कहीं पर रहेगा तो वो रहेगा हमारे पास एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है। इसके बाद बेटा ये टॉपिक पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे डेट व्हाट आर दी, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके बाद, डेट विल बी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। that will be objectives of the business। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये समझिएगा। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करता हूं बेटा, तो ऑब्जेक्टिव का जनरल सेंस में मतलब होता क्या है? ऑब्जेक्टिव का बेसिक सेंस में मतलब होता है एंड रिजल्ट। दैट व्हाट इज द एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट किस चीज का? बिजनेस को करने का। यहां पर हम लोगों ने क्या समझना है? दैट व्हाट इज द बेसिक एंड रिजल्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। तो भाई सबको पता है कि बिजनेस के करने के पीछे का जो एंड रिजल्ट है क्या? प्रॉफिट। अगेन प्रॉफिट। तो उसके साथ साथ और भी बिजनेस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं जिनके पीछे एक बिजनेस बेसिकली क्या है, राइट? एक बिजनेस जो है वो काम करता है। बिजनेस जो है बहुत सारे रीजनों के वजह से काम करता है। प्रॉफिट कमाना तो एक ऑब्जेक्टिव है ही उसका, पैसा कमाना तो उसका एक ऑब्जेक्टिव है ही बिजनेस का। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस के, जैसे कि सोसाइटीज़ के अंदर, राइट? जैसे कि सोसाइटल कॉन्सेप्ट है, सोसाइटल कॉन्सेप्ट के अंदर सोसाइटीज़ की ध्यान रखना, राइट? सोसाइटीज़ को बढ़िया सेवाएं देना, राइट? क्योंकि जनरली होता क्या है आइए थोड़ा सा समझते हैं। कॉमर्स के अंदर सबसे अच्छी बात बेटा ये है कि जितने भी टॉपिक कॉमर्स के अंदर पढ़े जाते हैं, सारे के सारे टॉपिक्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, जुड़े हुए हैं। अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा। जनरली आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़े होंगे बेटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या पढ़े होंगे आपने पढ़े हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर जनरली मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस की बात करता हूं तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के अंदर होते हैं बेटा 4। एक हमारे पास होता है बेटा लैंड, एक हमारे पास होता है बेटा लेबर, एक हमारे पास होता है बेटा कैपिटल, एक हमारे पास होता है कैपिटल, और एक हमारे पास होता है एंटरप्रेन्योर। एक हमारे पास होता है बच्चे एंटरप्रेन्योर, राइट? अगर मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करता हूं तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस के बदले में क्या दिया जाता है? अगर मैं सबसे पहले लैंड की बात करता हूं तो लैंड के बदले में बिजनेस क्या देता है? रेंट। लैंड के बदले में देता है वो रेंट। लेबर के बदले में क्या देगा बेटा? वो लेबर के बदले में वो देगा वेजेस। कैपिटल का मतलब क्या हो बेटा? कैपिटल का मतलब वो पूंजी। कैपिटल के बदले में उसको क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर के अंदर उसकी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स की बात की जाती है, और उन स्किल्स के बदले में, उस स्किल्स के बदले में वो क्या कमाएगा? जब उसके स्किल्स होगी तो वो कमाएगा प्रॉफिट। अगर मैं समाज की बात करता हूं बेटा तो जनरली क्या है बेटा? 2 चीजें हैं, एक हमारे पास है हाउस होल्ड और एक हमारे पास है बिजनेस। एक हमारे पास है बिजनेस, हाउस होल्ड और बिजनेस। अगर मैं हाउस होल्ड्स की बात करता हूं तो हाउस होल्ड्स क्या करता है? ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को देता है, किसको? बिजनेस को। और बिजनेस इसके बदले में क्या करता है? जनरली वो रॉ मटेरियल्स को सराउंडिंग से लेता है और उसको कन्वर्ट करता है किसके अंदर? फिनिश गुड्स में। तो इसके बदले में वो क्या देता है हाउस होल्ड्स को? फिनिश गुड्स देता है। इट बेसिकली प्रोवाइड्स फिनिश गुड्स टू द हाउस होल्ड। तो यानी कि ये प्रोसेस कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है? और जब ये सारी की सारी बात की जाएगी तो इसको बोला जाएगा कहीं ना कहीं सोसाइटल कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस इज डन बेसिकली विद एन इंटेंशन टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी। कुछ समाज के लिए अच्छा करने के लिए, राइट, बात की जाती है बिजनेस के अंदर। तो बिजनेस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं जिसको हम लोगों ने आगे चल के
पढ़ना है, डिटेल में डिस्कस करना है, दैट व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग द बिजनेस। ठीक है, फिर उसके बाद टॉपिक आएगा हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। देन वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। अगर मैं क्लासिफाई करता हूं एक बिजनेस की एक्टिविटीज को, तो जनरली बिजनेस के अंदर एक्टिविटीज दो तरह से हो सकती है। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एज इंडस्ट्री और एज कॉमर्स। इंडस्ट्री और कॉमर्स में क्या डिफरेंस है, that what is the basic difference between industry and commerce? इंडस्ट्री के टाइप की अगर बात की जाए तो इंडस्ट्री के टाइप तीन तरह के हो सकते हैं। देयर कैन बी थ्री टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। जनरली अगर मैं बात करता हूं तो एक हमारे पास है प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरे नंबर पर आती है बेटा हमारे पास है सेकेंडरी इंडस्ट्री, और तीसरे नंबर पर हमारे पास आती है टर्जरी इंडस्ट्री। अगर मैं प्राइमरी इंडस्ट्री की बात करता हूं तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज को एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सट्रैक्शन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री क्यों बोला जाता है? एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जनरली क्या करती है, राइट, रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करती है हमारे सराउंडिंग से, और राइट और उसे देती है हमारी किसके पास, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के पास, राइट। और टर्जरी इंडस्ट्री बेसिकली बात की करता है बेटा किसकी, सर्विस सेक्टर की। दिस बेसिकली टॉक्स अबाउट द सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर। अगर मैं सर्विस सेक्टर की बात करता हूं तो सर्विस सेक्टर बेसिकली आता है बेटा, इसको कंसिडर किया जाता है किसके अंदर, इसको कंसिडर किया जाता है ऑक्सिलरीज टू द ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू द ट्रेड। और ऑक्सिलरी का मतलब बेसिकली क्या होता है, ऑक्सिलरी का बेसिक मतलब होता है हेल्पिंग, हेल्पिंग, हेल्पिंग। तो ये जो सर्विस सेक्टर है ये बेसिकली क्या है, ये ऑक्सिलरीज टू द ट्रेड है, क्योंकि ये हेल्प करता है हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को प्रॉपर तरीके से ग्रो करने में। तो इसकी ग्रोथ के लिए जो हमारे पास सेक्टर्स है वो सेक्टर हमारे पास है प्राइमरी और सेकेंडरी की ग्रोथ के लिए हमारे पास होगा सर्विस सेक्टर, जो बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी को ग्रो करने में मदद करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर हमारा आ सकता है जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग आ गया हमारा। बैंकिंग सेक्टर कैन बी कंसिडर्ड एज एन टर्जरी सेक्टर। राइट, वहीं पर कॉमर्स की बात की जाती है तो कॉमर्स अपने आप में क्या है, व्यापार, ट्रेड। कॉमर्स में बेसिकली कंसिडर किया जाता है ट्रेड। कॉमर्स बेसिकली इंक्लूड ट्रेड, कॉमर्स के अंदर आएगा ट्रेड। और ट्रेड कैसा कैसा हो सकता है, ट्रेड इंटरनल हो सकता है, ट्रेड एक्सटर्नल हो सकता है, ट्रेड रिटेल हो सकता है, और ट्रेड होलसेल हो सकता है। ट्रेड कैन बी इंटरनल, ट्रेड कैन बी एक्सटर्नल, ट्रेड कैन बी रिटेल, ट्रेड कैन बी होलसेल। ट्रेड किसी भी टाइप का हो सकता है इन चारों में से। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद एक टॉपिक आता है हमारे पास, पहले ही टॉपिक के अंदर आएगा वो, दैट इज बिजनेस रिस्क। जनरली अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक टॉपिक बढ़ते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर इस टॉपिक को, जो बिजनेस रिस्क है, इसको दिखाया जाता है बीटा से। दिस इज डिफाइंड बाय बीटा। तो बिजनेस इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क। मोर यू विल टेक रिस्क, the more will be the chances to earn profit. So we can say that business is all about profit और profit is all about business। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग अपने बिजनेस में रिस्क लेंगे, तो रिस्क इज बेसिकली, या फिर हम कह सकते हैं that the word risk is directly proportional to the profit। जो रिस्क है वो प्रॉफिट के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है। मोर there will be risk in the business, more there will be chances for the profit in the business। उतना ज़्यादा ही प्रॉफिट कमाने की संभावनाएं हैं। ये तो था फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये सारी चीज़ें हमने कवर कर रही हैं। दीज आर द थिंग्स दैट वी विल बी कवरिंग अंडर द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट या फिर बिजनेस स्टडीज ऑफ क्लास 11th। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, सेकंड टॉपिक जो हम लोगों ने कवर करना है, और जो सेकंड टॉपिक हमारे पास रहेगा, दैट टॉपिक विल बी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं, तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, जनरल सेंस में अगर मैं आपको बताता हूं, तो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या होती है, संस्था होती है। ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली दी संस्था। अब संस्था क्या है, जहां पर ग्रुप ऑफ पीपल, जहां पर ग्रुप ऑफ पीपल, जहां पर ग्रुप ऑफ पीपल कंबाइंड करते हैं, वेयर ग्रुप ऑफ पीपल कंबाइन themselves, राइट, जहां पर ग्रुप ऑफ पीपल कंबाइन करते हैं अपने आप को एक दूसरे के साथ, टू अचीव समथिंग कॉमन, टू अचीव समथिंग कॉमन, राइट, वो एक संस्था है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसको एक ऑर्गेनाइजेशन बोला जाएगा, उसको एक संस्था बोला जाएगा, जहां पर लोग आपस में मिलते हैं किसी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशंस जो बिजनेस करने के लिए, यहां पे लोग मिलेंगे किसके लिए, बिजनेस करने के लिए। अब वो जनरली कितने टाइप की संस्थाएं बना सकते हैं, वो जनरली कितने टाइप की संस्थाएं बना सकते हैं। जनरली अगर मैं बात करता हूं, तो हो सकता है एक इंडिविजुअल भी बिजनेस कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक इंडिविजुअल भी क्या कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। ठीक है ना। अगर एक इंडिविजुअल बिजनेस करता है, जैसे कि हमारे लाला लोग होते हैं, दुकानों में बैठकर बिजनेस करते हैं, तो वो जनरली क्या हो गए बेटा, वो हमारे हो गए सोल प्रोप्राइटर्स। सोल प्रोप्राइटर्स। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर्स। उसके बाद हो सकता है कुछ लोग आपस में मिलकर बिजनेस करना चाहे, तो उसको बोला जाता है, जैसे कि बिजनेस हो सकता है एक पार्टनरशिप के फॉर्म में, एक पार्टनरशिप के फॉर्म में बिजनेस हो सकता है। पार्टनरशिप का एक अपडेटेड वर्जन और है, एक वर्जन और है जिसको बोला जाता है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको बोला जाता है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और बिजनेस किस फॉर्म में हो सकता है, और बिजनेस हो सकता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको बोला जाता है बेटा HUF।
अगर मैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करता हूँ, HUF की बात करता हूँ, तो यहां पर कौन होता है बेटा? हेड ऑफ द फैमिली, जिसको बोला जाता है कर्ता। और जनरली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास होती है बेटा दया भागा, दया भागा। और एक हमारे पास है मिताक्षरा, एक हमारे पास है मिताक्षरा। दया भागा ऑल ऑफ द इंडिया एप्लीकेबल है, राइट। मिताक्षरा टाइप का जो है वो सिर्फ और सिर्फ देखी जाती है बंगाल में, बंगाल के अंदर। अगर मैं मिताक्षरा और दया भागा की बात करता हूं तो ये तरीके हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर। जनरली कर्ता जो होता है, कर्ता जो होता है वो होता है हेड ऑफ द फैमिली। ही इज नोन एज द हेड ऑफ द फैमिली। अगर इनको हेड ऑफ द फैमिली बोला जाता है तो ही इज द पर्सन हु बेसिकली परफॉर्म ऑल द एक्शंस फॉर ऑल द मेंबर। और बाकी सारे मेंबर्स जो होते हैं उन्हें बोला जाता है पार्टनर्स और को पार्टनर्स। पार्टनर्स और को पार्टनर्स। बिजनेस और किस फॉर्म में हो सकता है? बिजनेस करने के पीछे एक और तरीका हो सकता है, कंपनी के फॉर्म में। कंपनी के फॉर्म में भी बिजनेस हो सकता है सर। पहले जो कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट लगा करता था वो हुआ करता था 1956। अब कंपनीज एक्ट अपडेटेड आया है, मतलब काफी टाइम हो गया उसे भी, वो हो गया कंपनीज एक्ट 2013। ठीक 10 साल पहले, 12 साल पहले, ठीक है ना। 10-12 साल पहले हमारे पास आया कंपनीज एक्ट 2013 जो रेगुलेट करता है कंपनीज एक्ट को। उसके बाद और कैसे बिजनेस किया जा सकता है? बिजनेस किया जा सकता है एक ज्वाइंट वेंचर के फॉर्म में। अब हमें इसमें समझना क्या है, इस पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर जानना क्या है? इन्हीं को ही बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना है, इन्हीं को ही बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोगों ने जानना है और इसी को ही बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोगों ने समझना है, राइट। साथ ही साथ में हमने इन सब की क्या समझनी है? इन सब की हमने समझनी है मेरिट्स और डीमेरिट्स। क्या समझनी है? फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, राइट। जो हमारे पास फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है, और यहीं से ही एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। कहाँ से? फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी क्या पूछेगा आपसे, या फिर क्या पढ़ना है आपने? आपने सिर्फ पढ़ना है मेरिट एंड डीमेरिट। मेरिट और डीमेरिट समझनी है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल में। मेरिट और डीमेरिट को समझना है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल में, कि अगर आप सोल प्रोप्राइटर के तौर पर बिजनेस करते हैं, इफ़ यू वर्क एज अ सोल प्रोप्राइटर, देन व्हाट विल बी द मेरिट ऑफ वर्किंग एज अ सोल प्रोप्राइटर। अगर उसकी डीमेरिट भी समझी जा सकती है कि उसकी डीमेरिट क्या हो सकती है, तो डीमेरिट को भी पढ़ा जा सकता है, राइट। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर रहेगा आपके पास, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, वो रहेगा आपके पास कंपनीज एक्ट या फिर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वो थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, राइट।
ये तो हो गई हमारी यूनिट नंबर 2 यानी कि सेकंड चैप्टर बिजनेस स्टडीज का। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। अगर मैं चैप्टर नंबर 3 की बात करता हूं तो चैप्टर नंबर 3 बात करता है किसके बीच में, पब्लिक प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट एंड मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट एंड मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में बात करता है तीसरा चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने इस चैप्टर के अंदर यही पढ़ना है डेट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज कंपनीज। इन कंपनीज का बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या, पब्लिक प्राइवेट और मल्टीनेशनल कंपनी का बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या सर, व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट है क्या जनरली ये। ठीक है, उसके बाद पब्लिक सेक्टर की बात की जाए तो इसके अंदर कुछ आपके पास और भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे कि आपके पास होती है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या फिर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, या फिर एक आपके पास होती है जैसे कि आपके पास होती है स्टैट्यूटरी अंडरटेकिंग। अगर मैं स्टैट्यूटरी अंडरटेकिंग की बात करता हूं तो दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर बेसिकली सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट। दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर सेट अप बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा स्थापित जो संस्थाएं रहेंगी वो आएंगी स्टैट्यूटरी अंडरटेकिंग के अंदर, उनको कंसिडर किया जाएगा स्टैट्यूटरी अंडरटेकिंग के अंदर। तो उनकी विशेषता जाननी है कि स्टैट्यूटरी अंडरटेकिंग क्या होती है। उसके बाद एक और हमने समझना है कि व्हाट इज गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग क्या होती है, व्हाट इज गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग क्या है, इसके बारे में भी हम लोगों ने समझना है, जानना है। उसके बाद हमने समझना है ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में कि ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होती हैं, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं। और जनरली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा जाता है या फिर जाना जाता है कहाँ पर, जब हम एक टॉपिक पढ़ते हैं क्या ग्रेजुएशन के अंदर और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर, उसको बोला जाता है इंटरनेशनल बिजनेस और आईबी और आईबी। वहाँ पर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा जाता है। राइट, तो ये होगा हमारे पास थर्ड यूनिट। उसके बाद बेटा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारे पास बिजनेस सर्विसेज। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी बिजनेस सर्विसेज। राइट, इसके अंदर बात की जाएगी इसके मतलब की कि बिजनेस सर्विसेज का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ बिजनेस सर्विसेज, and then we have types of business services। types of business services इसका मतलब और
टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज के बारे में इसके अंदर बात की जाएगी, राइट। अगर हम बैंकिंग की बात करेंगे तो इसके अंदर सबसे पहले ही हमने डिटेल में समझना है बैंकिंग के बारे में, राइट। बैंकिंग का मतलब क्या है वो जानेंगे। बैंकिंग के अंदर अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं वो बताएंगे। जैसे कि अकाउंट खोलते हैं, आपके पास एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है आपका रिकरिंग अकाउंट, ठीक है, और आपके पास एक होता है सेविंग अकाउंट। आपके पास सर्विसेज क्या क्या है आपके पास, जैसे कि आप कराते हैं फिक्स डिपॉजिट, एक हमारे पास होता है रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी, एफडी और आरडी। इनके बीच में बेसिक क्या डिफरेंस होता है, दैट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ दिस। करंट अकाउंट की बात की जाए तो करंट अकाउंट जनरली ओपन होता है बिजनेसेस का ओपन होता है करंट अकाउंट, और इसके ऊपर आपको एक फैसिलिटीज मिलती है जिस फैसिलिटी को बोला जाता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, राइट। सर्विसेज के अंदर फिर हमने बढ़ना है एक टॉपिक जैसे कि इंश्योरेंस एक टॉपिक है। इंश्योरेंस सर्विसेज के बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में समझना है। जनरली इन्हीं दो टॉपिक का बहुत ज़्यादा डिटेल में क्या किया जाता है, समझा जाता है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है जो सुन रहे हैं तो पूछ लीजिए भाई। चलिए इतना हो गया। उसके बाद बेटा एक टाइप की सर्विसेज और आएगी जिसको बोला जाता है पोस्टल सर्विसेज। पोस्टल सर्विसेज का टॉपिक भी हम लोगों ने इसके अंदर डिटेल में समझना है। उसके बाद अगली जो यूनिट है हमारे पास वो है emerging modes of business। अब आजकल के टाइम के अंदर हमारे पास जो है बहुत सारे emerging modes of businesses हैं। जैसे कि हमारे पास है ई कॉमर्स, एक हमारे पास है जैसे कि ई कॉमर्स, दूसरा हमारे पास एक है बेटा एम कॉमर्स। ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, दैट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स। ई कॉमर्स है क्या, व्हाट इज द स्कोप एंड बेनिफिट, देन वी हैव टू स्टडी अबाउट द स्कोप एंड बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स। आजकल के टाइम पे ई कॉमर्स और एम कॉमर्स का क्या बिजनेस का स्कोप है, क्या मॉडल है, उसकी बात की जाएगी। देन उसके बाद बात की जाती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड business ethics। social responsibility of business and business ethics एक टॉपिक पढ़ा जाएगा, social responsibility of business and business ethics। नेक्स्ट टॉपिक, तो यहां पर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि सोशल वेलफेयर क्या है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल वेलफेयर एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब बिजनेस की क्या होती है, देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड
the shareholders and towards the stakeholders. स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर के प्रति जिम्मेदारियां किसकी? बिजनेस की। बिजनेस की जिम्मेदारियां होती हैं किसके प्रति? शेयर होल्डर्स के प्रति और स्टेक होल्डर के प्रति। तो उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, डिटेल में समझेंगे। और ये जो टॉपिक सारे पढ़े गए इसको जनरली कवर किया गया है पार्ट ए के अंदर, बिजनेस स्टडी की। बिजनेस स्टडीज के पार्ट ए के अंदर कवर किया गया है। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, वो टॉपिक है हमारे पास फाइनेंस। यूनिट बी है जिसका नाम है फाइनेंस एंड ट्रेड। यूनिट बी है हमारे पास, और यूनिट बी के अंदर क्या है हमारे पास? फाइनेंस एंड ट्रेड। अगर मैं फाइनेंस और ट्रेड की बात करता हूं तो सबसे पहले यहां पर बात की जाती है बेटा बिजनेस फाइनेंस की। बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या है? देखिए, बिजनेस को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट, और फाइनेंस की बात अगर मैं करता हूं तो फाइनेंस वर्ड बेसिकली रिप्रेजेंट करती है पैसे से, फंड से, कि पैसा बिजनेस के पास कहां से आएगा। डेट फ्रॉम वेयर द बिजनेस विल गेट द फंड। और इसको जनरली बोला जाता है या फिर इसको जनरली पढ़ा जाता है किसके अंदर? एक्विजिशन ऑफ फंड के अंदर। कि बिजनेस बेसिकली पैसा कहां से उठाएगा, फ्रॉम वेयर द बिजनेस विल बी गोइंग टू रेज द फंड। बिजनेस पैसा कहां से उठाने वाला है उसके बारे में बात की जाती है। जनरली बिजनेस जो पैसा उठाता है बेटा, वो बिजनेस पैसा 3 तरीके से उठा सकता है या फिर 3 रीजनों की वजह से उठाता है। वो सबसे पहले तो ये निर्धारित करता है कि उसको जो पैसे की रिक्वायरमेंट है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है। जो उसको पैसा चाहिए वो उसको कितने टाइम के लिए? शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के लिए चाहिए। क्या उसे वो पैसा मीडियम टर्म के लिए चाहिए, या फिर उसे जो पैसे की रिक्वायरमेंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उसे चाहिए। किस टाइप के लिए, किस टाइम पीरियड के लिए उसे पैसा चाहिए। शॉर्ट टर्म की बात करता हूँ, अगर एक बिजनेस को पैसे की रिक्वायरमेंट है 1 साल से कम के लिए, तो क्या सोर्सेज हो सकते हैं जहां से वो पैसा उठा सकता है। अगर मैं बात करता हूं मीडियम टर्म के लिए, तो 1 से लेके 5 साल तक जो भी पैसा बिजनेसेस के द्वारा उठाया जाएगा वो मीडियम टर्म के अंदर आएगा। और बिजनेस को अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है 5 साल से ज़्यादा के लिए, इफ़ ए बिजनेस रिक्वायर फंड फॉर मोर देन 5 years, देन दैट विल कम अंडर दिस। तो इसके अंदर कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं पैसे को रेस करने के? मीडियम टर्म के अंदर कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के अंदर कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं फंड को रेस करने के? वो सारे के सारे तरीके पढ़े जाएंगे, समझे जाएंगे इस टॉपिक के अंदर। जनरली बिजनेस के पास फंड को रेस करने के 2 तरीके होते हैं। एक हमारे पास इक्विटी रहता है और दूसरा हमारे पास डेट होता है। और हर एक सोर्स के साथ कुछ ना कुछ कॉस्ट एसोसिएटेड होती है। जैसे इक्विटी के साथ जो कॉस्ट एसोसिएटेड है उसको बोला जाता है डिविडेंड, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। वहीं पर डेट के साथ जो कॉस्ट एसोसिएटेड है उस कॉस्ट को बोला जाता है इंटरेस्ट। तो जब भी बिजनेस पैसा रेस करता है तो वो पहले एक चीज सुनिश्चित करता है
कि जहां से वो पैसा उठा रहा है तो उस पैसे को वो कहां पर इन्वेस्ट करेगा कि एटलीस्ट जितनी उसको कॉस्ट देनी हो उस कॉस्ट से ज्यादा वो रिटर्न ले सके या फिर रिटर्न लेके आ सके। अगर रिटर्न ज्यादा आएगी तभी वो पैसा उठाना उस सोर्स से उठाएगा या फिर उस सोर्स से उठाना ठीक समझेगा। राइट इसके बाद बेटा उसके बाद हमने पढ़ना है बेटा एक टॉपिक दैट इज स्मॉल बिजनेसेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जनरली इसके अंदर हम कंसीडर करते हैं स्मॉल बिजनेस के अंदर एमएसएमई को। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है? ये जनरली रेफर करता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। अगर मैं माइक्रो मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस की बात करता हूं तो ये संस्थाएं किसके अंदर आती है? स्मॉल बिजनेस के अंदर इनको कवर किया जाता है, केटर किया जाता है। तो हम लोगों ने यही चीज़ें डिटेल में समझनी है, जाननी है, राइट। इन्हीं चीज़ों को हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझना है और जानना है, राइट। अब गवर्नमेंट के द्वारा इनको सपोर्ट करने के लिए स्कीम्स लेके आती रहती है गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्कीम्स बनाई गई हैं, तो गवर्नमेंट स्कीम्स को भी हम लोगों ने इसके अंदर कवर करना है। वी विल बी कवरिंग द स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो इन दिस यूनिट। इस यूनिट के अंदर उन स्कीम्स को भी क्या किया जाएगा? कवर किया जाएगा। उसके बाद बेटा एक टॉपिक आता है जिसको बोला जाता है इंटरनल ट्रेड। एक टॉपिक है हमारे पास इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड पढ़ना है उसके बाद कि इंटरनल ट्रेड क्या होता है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ फीचर्स आएंगे आपके जीएसटी वगैरह के, वो भी पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद बेटा लास्ट टॉपिक एक आपके पास रहेगा, डेट विल बी इंटरनेशनल ट्रेड, जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल ट्रेड। इसको भी हम लोगों ने डिटेल में समझना है, पढ़ना है काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इस यूनिट के अंदर, राइट। सो दिस विल बी द टॉपिक that we will be covering in the business studies of class 11th। क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ के अंदर इन टॉपिक्स को कवर अप किया जाएगा, जाना जाएगा और पढ़ा जाएगा। इसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ के बारे में, क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, थोड़ी सी रेलिवेंस रखती है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है इस एग्ज़ाम के अंदर जो ज़्यादा वेटेज रहेगी वो आपकी क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ की वेटेज आपको देखने के लिए मिलेगी। तो बिजनेस स्टडीज़ के अंदर बात कर लेते हैं, राइट। सबसे पहले इसको भी दो पार्ट में बांटा गया है, और वो दो पार्ट कौन कौन से हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप लोग क्या पढ़ेंगे? आप लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट का मतलब, दैट व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट।
तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? द बेसिक मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट इज द effective and efficient utilization of the resources. That is management. 12th क्लास में बेसिक सी डेफिनेशन आप लोग पढ़ते हैं, that what is the basic meaning of management. तो effective and efficient utilization of the resources is known as management. तो मैनेजमेंट किस तरह से की जाती है, उससे रिलेटेड फंक्शंस क्या क्या है उन फंक्शंस की बात की जाती है। और प्रिंसिपल्स की बात की जाए तो प्रिंसिपल्स का मतलब है सिद्धांत। अब सिद्धांतों की अगर बात की जाए तो जनरली 12th क्लास के अंदर दो ही चीज़ें या फिर दो ही सिद्धांत बताए गए हैं। जनरली हम दो ही पर्सन्स के बारे में वहाँ पर पढ़ते हैं। एक हमारे पास है हेनरी फ्योल और एक हमारे पास है बेटा टेलर। एक हमारे पास है टेलर। अगर मैं हेनरी फ्योल की बात करता हूं तो इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है हेनरी फ्योल को। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं टेलर की तो इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उसी तरह से अगर फादर ऑफ मैनेजमेंट अगर कभी पूछा जाए, अगर फादर ऑफ मैनेजमेंट कभी पूछा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, पीटर एफ ड्रकर। पीटर एफ ड्रकर is known as the father of मैनेजमेंट। तो यहां पर हमने क्या समझना है, यहां पर मैनेजमेंट के बारे में, उसके प्रिंसिपल सिद्धांत जो हैं उनके बारे में हमने जानना है कि भाई क्या क्या सिद्धांत है, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में जाना जाएगा। राइट, ये पूरी की पूरी यूनिट है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद अब टॉपिक्स की बात करते हैं। ये तो यूनिट है, तो सबसे पहला टॉपिक क्या है? नेचर। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारे पास? सबसे पहला टॉपिक है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा है और उसमें मैनेजमेंट करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वाई वी बेसिकली रिक्वायर दी मैनेजमेंट। जनरली अगर मैं इसमें बात करता हूं तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग स्कोप एंड मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हमने इसके अंदर पढ़ना है स्कोप एंड मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो इसके बाद क्या है इसके अंदर? मैनेजमेंट एज साइंस, कॉमर्स एंड प्रोफेशन। मैनेजमेंट क्या है? साइंस है, मैनेजमेंट क्या है? एक साइंस है, एक आर्ट है या एक प्रोफेशन है, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद बात करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। अगर मैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करता हूं तो जनरली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 तरह के लेवल हो सकते हैं। एक हमारे पास हो सकता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक हमारे पास होता है मिडल लेवल मैनेजमेंट
और एक हमारे पास होता है लो लेवल मैनेजमेंट, और कई बार इसको 4 लेवल में भी बाइफरकेट कर दिया जाता है। लो लेवल के ऊपर एक लेवल और बता दिया जाता है जिसको बोला जाता है सुपरवाइजरी लेवल, उसको बोला जाता है सुपरवाइजरी लेवल, दैट इज नोन एज सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, उसको बोला जाता है सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। उसके बाद हल्का माड़ा सा आपको पता चलेगा क्या, जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जनरली मैनेजमेंट वर्ड या फिर मैनेजमेंट हमेशा की जाएगी एक मैनेजर के द्वारा, लेकिन जब भी मैनेजमेंट एक मैनेजर के द्वारा की जाएगी तो मैनेजर मैनेजमेंट करेगा किस तरह से, राइट? वो फंक्शंस को परफॉर्म करके। अब वो फंक्शंस कौन कौन से हैं? जनरली हमारे पास 5 फंक्शंस होते हैं। एक हमारे पास है प्लानिंग, एक हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजिंग, एक हमारे पास आता है स्टाफिंग, एक हमारे पास आता है डायरेक्टिंग, और एक हमारे पास आता है कंट्रोलिंग। एक और हमारे पास फंक्शन है, उसको फंक्शन के तौर पे कंसिडर नहीं किया जाता है, दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ फंक्शन, उसको फंक्शन के तौर पे कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। दैट इज़ बेसिकली द बेसिक मीनिंग ऑफ दैट इज़ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के अंदर हम लोग एक्चुअल आउटपुट को स्टैंडर्ड आउटपुट के साथ कंपेयर करते हैं। वी बेसिकली कंपेयर द एक्चुअल आउटपुट विद द स्टैंडर्ड आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट को स्टैंडर्ड आउटपुट के साथ कंपेयर किया जाता है वहां पर। ठीक है। तो इसके अंदर एक टॉपिक और पढ़ना है हमने, दैट इज कोऑर्डिनेशन। का कॉन्सेप्ट एंड उसकी इम्पोर्टेंस, और उसकी इम्पोर्टेंस, उसका कॉन्सेप्ट समझना है और उसकी इम्पोर्टेंस समझनी है भाई। वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट। उसकी इम्पोर्टेंस और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझना है, जानना है। ठीक है। इसके बाद बेटा बात करते हैं, इसके बाद बात करेंगे, देन वी हैव प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो यूनिट 2 है। तो अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करता हूं, मैनेजमेंट के सिद्धांतों की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो मैनेजमेंट के जो सिद्धांत है वो जनरली 2 ही पढ़ने हैं हमने, राइट? एक हमारे पास हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल, और उसके बाद F.W. टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। F.W. टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर 14 प्रिंसिपल हमने पढ़ने हैं टेलर फ्योल के, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। उसके बाद एक टॉपिक आपके पास है बिजनेस इन्वायरमेंट, BE जिसे बोला जाता है। तो अगर मैं बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करता हूं, अगर मैं बिजनेस इन्वायरमेंट को आप लोगों को समझाने की बात करूं कि बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, तो ये एक अलग से ही टॉपिक है बेटा बिजनेस इन्वायरमेंट। जब आप ग्रेजुएशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे, जानेंगे, तो यहाँ पर ये समझते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन इम्पैक्ट द बिजनेस। एक बिजनेस को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या कर सकते हैं, इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो जनरली जो फैक्टर्स हैं उसको हम जनरली बांटते हैं 2 फेज के अंदर। एक तो माइक्रो फैक्टर्स हो सकते हैं, एक हमारे पास मैक्रो फैक्टर्स हो सकते हैं। वी हैव माइक्रो एज वेल एज द मैक्रो फैक्टर्स दैट कैन इम्पैक्ट द बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर
यानी कि कभी भी एक बिजनेस को अगर काम करना है, अगर मुझे मान लो एक नया बिजनेस ओपन करना है, इफ़ आई वांट टू ओपन अ न्यू बिजनेस, अगर मुझे एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, व्हाट आई हैव टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सबसे पहले मुझे अपनी इन्वायरमेंट को स्कैन करना पड़ेगा, जहाँ पर मुझे समझना पड़ेगा कि जिस भी चीज़ों के अंदर मैं अपना बिजनेस ओपन करने जा रहा हूँ, मेरे कॉम्पिटिटर वहाँ पर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, हाउ माई कॉम्पिटिटर्स आर बेसिकली परफॉर्मिंग ओवर देयर। उनके बेसिस पर फिर मैं डिसाइड करूँगा कि भाई मुझे उस चीज़ में काम करना है या नहीं करना है। दिस इज द पॉइंट ओवर हेयर, यहाँ पर ये बात है, ये पॉइंट है बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट के बाद जो नेक्स्ट राइट, तो इसके अंदर क्या होगा, हमें बिजनेस को बहुत सारे डायमेंशन से समझना होगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस फ्रॉम द वेरियस डायमेंशंस और फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वेरियस डायमेंशंस। जैसे कि हमें इकोनॉमिकली समझना पड़ेगा, पॉलिटिकली समझना पड़ेगा, राइट। इकोनॉमिकली हमें बिजनेस को समझना पड़ेगा, पॉलिटिकली समझना पड़ेगा, सोशली समझना पड़ेगा और लीगल समझना पड़ेगा। सोशल समझना पड़ेगा और हमें लीगल समझना पड़ेगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस लीगली, लीगली समझना पड़ेगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस लीगली। उसके बाद बिजनेस इन्वायरमेंट को समझ लिया, तो बिजनेस इन्वायरमेंट को समझने के बाद जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उन्हें डिटेल में समझा जाएगा। सबसे पहले उसमें बात की जाएगी प्लानिंग की, उसके बाद बात की जाती है उसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग की, उसके बाद बात की जाती है उसके अंदर स्टाफिंग की, उसके बाद बात की जाती है वहाँ पर डायरेक्टिंग की, और लास्ट में वहाँ पर बात की जाती है कंट्रोलिंग की, कंट्रोलिंग की। स्टाफिंग की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए एक अलग से डिसिप्लिन है जिसको बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और ये टॉपिक भी आगे चल के आप लोग अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आप लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं डिटेल में। यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन वेरी मच डिटेल, राइट, when you study this in graduation and post graduation। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन में जब इसे पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में आप इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर फिर हमने इसको क्या करना है, प्लानिंग को पूरा डिटेल में समझना है, इसको डिटेल में जानना है कि इसका मतलब होता है क्या और ये है क्या। ऑर्गेनाइजिंग को डिटेल में पढ़ना है कि डैट व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस। स्टाफिंग को बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना है, डैट व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। डायरेक्टिंग को डिटेल में समझना है, डिटेल में जानना है कि डायरेक्टिंग का बेसिक मतलब होता क्या है। और कंट्रोलिंग को भी हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना है। इसके बाद एक फंक्शन और आता है जिसको फंक्शन नहीं माना जाता है, लेकिन वो फंक्शन से कम भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे स्कॉलर्स हैं, तुषार यादव, दिगराज, दिगराज सर को जानते हो आप? नहीं सर, हम नहीं जानते हैं दिगराज सर कौन से हैं। तुषार जी, क्यों आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं तुषार? और इतने सारे मैसेज, इतने सारे मैसेज कर रहे हैं आप। दिगराज सर को हम नहीं जानते हैं बच्चे, क्या हो गया दिगराज सर, बताइए। जी तुषार यादव जी बताइए, क्या दिक्कत होगी बेटा, जो इतने प्रश्न आप पूछ रहे हैं, बताइए। आप ही बताइए, बाकी चीज़ें हम बाद में पढ़ा लेंगे, पहले आपकी समस्या सॉल्व कर लेते हैं। बताइए बेटा, क्या दिक्कत आ गई तुषार यादव? सर क्लास के बेस्ट सेक के टीची हैं सर, क्लास 10th के बेस्ट।
सर क्लास सर क्लास 10th के बेस्ट सेक के टीची हैं। नहीं समझ पा रहे हैं हम आपके डाउट को। सर क्लास 10th के बेस्ट टीचर हैं। नहीं सर, हम नहीं जानते हैं कौन से टीचर हैं। अच्छा, होंगे, ठीक है सर, क्लास 10th के बेस्ट टीचर हैं, ठीक है। तो हमारा उनको जानना क्यों ज़रूरी है तुषार जी? पर आप ऐसा क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उन्हें जानते होंगे? बताइए सर, हम वेट कर रहे हैं आपके रिप्लाई का। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आगे जानने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद आपके पास क्या आता है? कंट्रोलिंग को भी डिटेल में समझते हैं। एक और एलिमेंट हमने उसके बाद समझना है, डेट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन हमने पढ़ना है, जानना है, लेकिन कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस नहीं है। इसकी इंपॉर्टेंस है, आई मीन टू से इसकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये एक फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का। दिस इज ऑफ वेरी मच इंपॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का ये टॉपिक है। इसलिए इसको बोला जाता है कि डेट इट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, येट इट कैन बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। पूरी की पूरी मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर किसी चीज़ को कंसिडर किया जाता है फंक्शंस के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि फंक्शंस के अंदर इसे इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो उसे बोला जाता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन करना, अगर सिंपल सेंस में अगर मैं बताता हूँ तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन का मतलब अगर हिंदी में अगर मैं आपसे बोलूँगा कोऑर्डिनेशन क्या है, तो आप बोलेंगे तालमेल। तालमेल तालमेल बिठाना। क्या करना? तालमेल बिठाना। किसके बीच में? एम्प्लॉयज़ के बीच में। जब एक संस्था के एम्प्लॉयज़ मिलकर एक दूसरे के साथ काम करेंगे तभी वो बेहतर तरीके से क्या कर पाएंगे? चीज़ों को समझ पाएंगे और बेहतर तरीके से एक संस्था जो है वो काम कर पाएगी, ऐसा माना जाता है। किसके अंदर? बिजनेस स्टडीज़ के अंदर। तो कोऑर्डिनेशन इज ऑल अबाउट, राइट, यहाँ पर जनरली बात की जाती है एक्चुअल आउटपुट को स्टैंडर्ड आउटपुट के साथ कंपेयर करने की, राइट। सर CUET क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब आप लोगों को पता है कि अब किसी भी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन्स लेनी है तो वहाँ पर मार्क्स से ज़्यादा, मार्क्स की वेटेज अब थोड़ी कम हो गई है, अब थोड़ा आपको एक रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। उस रिटन टेस्ट के बेसिस पर ही आप डायरेक्टली ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशंस के अंदर क्या कर सकते हैं? एडमिशन्स ले सकते हैं। तो उसके लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो उस चीज़ के लिए बेटा ये प्रिपरेशन जनरली होती है। फिर से यही क्वेश्चन तरुण, पहले तुषार यादव था अब तरुण यादव। सर आप दिगराज को जानते? नहीं जानता भाई, नहीं जानता हूँ मैं दिगराज को। आई डोंट नो एनी दिगराज बच्चे, यू आर मिस्टेकन, ठीक है। चलिए उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। उसके बाद अगला जो टॉपिक है बेटा ये है, और इसी के साथ ही फिर हमारा जो पहला पार्ट है वो पहला पार्ट क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। द फर्स्ट पार्ट विल बी कंप्लीटेड। और उसके बाद बेटा पार्ट बी आएगा। उसके बाद हमारे पास आता है बेटा पार्ट बी। उसके बाद हमारे पास आता है पार्ट बी। अगर मैं पार्ट बी की बात करता हूं तो पार्ट बी के अंदर क्या आता है? पार्ट बी के अंदर आएगा बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, राइट। उसके बाद जो टॉपिक आएगा वो है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग के अंदर सबसे पहली बात आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। सबसे पहले आता है बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है।
अब बिजनेस फाइनेंस 11th में भी पढ़ के आए थे, लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट थोड़ा डिटेल में पढ़ाया जाता है, डिटेल में समझा जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जब मैं आपको करवाऊंगा वहीं पर ही बताऊंगा ये, अभी भी जैसे डिटेल में बता ही चुका हूँ पिछले वीडियो में। उसके बाद बात करती है बेटा फाइनेंशियल मार्केट की। अगर मैं फाइनेंशियल मार्केट की बात करता हूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट फाइनेंशियल मार्केट, अगर मैं फाइनेंशियल मार्केट की बात करता हूँ तो फाइनेंशियल मार्केट को बेसिकली रेगुलेट किया जाता है किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, राइट। अगर मैं फाइनेंशियल मार्केट की बात करता हूं तो फाइनेंशियल मार्केट दो तरह की हो सकती है। एक हमारे पास हो सकती है प्राइमरी मार्केट, और एक हमारे पास जनरली होती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को जनरली कंपनी के द्वारा आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और सेकेंडरी मार्केट के अंदर शेयर्स को इशू करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो फाइनेंशियल मार्केट के बारे में समझेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट होती क्या है, राइट। सेबी का क्या रोल है, सेबी का हेड ऑफिस कहाँ पर है। उसके बाद प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट के बारे में जानेंगे कि प्राइमरी मार्केट क्या है और सेकेंडरी मार्केट क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, डिटेल में उसके बारे में समझेंगे। थर्ड अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों के साथ में, तो थर्ड हमारे पास टॉपिक है बेटा मार्केटिंग मैनेजमेंट का। थर्ड हमारे पास टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, मार्केटिंग मैनेजमेंट, राइट। अगर मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करता हूं तो मार्केटिंग मैनेजमेंट एज ए सब्जेक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द promotional related aspects of the business, promotional related aspects of the business, aspects of the business। इसीलिए मार्केटिंग के अंदर आते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि हमारे पास एक आता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, एक हमारे पास आता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, एक हमारे पास आता है बच्चे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, एक हमारे पास आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक हमारे पास आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, एक हमारे पास आता है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, एक हमारे पास आता है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, एक हमारे पास आता है सोसाइटियल कॉन्सेप्ट, राइट। यह है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग जिसको इसके डिटेल में, जिसके बारे में इसके डिटेल में समझा जाता है। इसके बाद बेटा एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास मार्केटिंग मिक्स का, और जनरली हमारे पास मार्केटिंग के 4 पीज हैं। देयर आर 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, और वो कौन कौन से हैं? जैसे कि एक हमारे पास है प्रोडक्ट, एक हमारे पास है प्राइस, एक हमारे पास है प्लेस, और एक हमारे पास है बेटा प्रमोशन। इन्हीं टॉपिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर समझा जाता है। और उसके बाद बेटा एक लास्ट यूनिट हमारे पास और होगी, और वो यूनिट है हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको बोला जाता है कोपरा, कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अगर मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करता हूँ तो जनरली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा पहले हमारे पास क्या था? 1986 था। अब इसका अपडेटेड वर्जन है हमारे पास, वो है कोपरा 2019, कोपरा 2019, ठीक है। कोपरा का मतलब क्या? वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि एक कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे प्रोटेक्ट करने के लिए?
जनरली हम यानी कि एक कंज्यूमर बेसिकली क्या करता है, एक प्रोडक्ट और सर्विसेज को, एक कंज्यूमर प्रोडक्ट और सर्विसेज को क्या करता है, परचेज करता है। कहाँ से? मार्केट से भाई, है ना। वो मार्केट से क्या करेगा, परचेज करेगा प्रोडक्ट और सर्विसेज को। जब वो प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केट से क्या करता है, परचेज करता है, वो प्रोडक्ट और सर्विसेज को क्या करता है, मार्केट से परचेज करता है। तो मार्केट से परचेज करते टाइम पर अगर उसके साथ किसी भी तरह की माल प्रैक्टिसेस होती है, राइट, तो उसके पास अधिकार है, उसके पास राइट्स हैं कि उन राइट्स का यूज़ कर कर वो क्या कर सकता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का यूज़ करके, यहाँ पर हमारे पास रिड्रेसल फॉरम्स है, राइट, रिड्रेसल फॉरम्स है, उनमें जा सकता है। जनरली हमारे पास 3 तरह के रिड्रेसल फॉरम्स हैं। एक हमारे पास बात की जाती है तो हमारे पास है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिसको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट फॉरम्स। उसके बाद हमारे पास नेशनल लेवल, स्टेट लेवल पर है, जिसको बोला जाता है स्टेट कमीशंस। एक हमारे पास है स्टेट कमीशन। उसके बाद बेटा एक हमारे पास डिस्ट्रिक्ट फोरम हो गया, स्टेट कमीशन हो गया, और एक हमारे पास है नेशनल कमीशंस, नेशनल कमीशन। अब जो कोपरा 1986 हुआ करता था, जो हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हुआ करता था, वहाँ पर जो मैकेनिज्म था वो किस तरह से चलता था, अगर एक कस्टमर के साथ, राइट, धोखाधड़ी हुई है और जो उसको प्रोडक्ट और सर्विसेज दी गई है वो 20 लाख तक की है, तो वो कंप्लेन कर सकता था डिस्ट्रिक्ट फोरम में। अगर वो 20 लाख से ज़्यादा है और 1 करोड़ से कम है तो स्टेट कमीशन में, और अगर 1 करोड़ से ऊपर का प्रोडक्ट है तो वो कंप्लेन कर सकता है नेशनल कमीशन में। ये चलता था कोपरा 1986 के अंदर। लेकिन अब जब कोपरा 2019 आया तो इसके अंदर क्या है, इस लिमिट को बढ़ा दिया है। डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर कितना है, 1 करोड़ है, राइट। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक जो है वो स्टेट कमीशन है, और नेशनल कमीशन के अंदर ग्रेटर देन 10 करोड़ है। अगर 10 करोड़ से ज़्यादा का सामान के साथ उसके साथ दिक्कत होती है तो वो क्या कर सकता है, इसके अंदर कंप्लेन कर सकता है, इसके अंदर जाकर कंप्लेन कर सकता है। तो जैसे ही अपन लोग ये टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे, इसी के साथ आपका बिजनेस स्टडीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा क्लास 11th और 12th का। और फिर उसके बाद इन्हीं टॉपिक्स को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना है, और इसके बाद फिर हम लोग शुरू कर देंगे अगली क्लास जो होगी, वहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर देंगे, जहाँ पर हम पहली क्लास से आप लोगों को पहला कॉन्सेप्ट पढ़ाना शुरू करेंगे, और लास्ट में जाकर आपके होंगे क्वेश्चंस, जहाँ पर आप जाकर फ्री में सारी चीज़ें जो होगी पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे, और क्वेश्चंस जो है उनको एनालाइज कर पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो कितनी बेहतर इस टॉपिक्स की रही है। तो आई होप आप सब लोगों को जो पढ़ाया है, जो कराया, आज बताया मैंने, पूरा नॉलेज दिया, वो सब आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी अगली क्लास से हम लोग स्टार्ट कर देंगे बिल्कुल पहले टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।